नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। भारत की जलवायु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग एक सरल तरीक़ा से, एक आसान तरीक़ा से समझने का प्रयास करेंगे और आज के बाद इसे कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। तो हमारे इस चैनल पे वीडियो देखने वाले सभी साथियों का स्वागत है, दिल से अभिनंदन है। तो आज का टॉपिक क्या है? भारत का जलवायु। इस टॉपिक के बाद हम थ्योरी के बाद प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन को भी टिक करेंगे और इसको जानेंगे विभिन्न एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। यह भारत का जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो भारत की जलवायु का जो टॉपिक है, विभिन्न एग्जाम में 1 से 2 नंबर का बराबर पूछता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के ले लीजिए, बिहार पुलिस है, एसएससी है, विभिन्न प्रकार के पीसीएस हैं। हम इसको समझने की बात करते हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, हम आपके लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं। आप भारत के नक्शा को याद कर लीजिए और इस नक्शा को याद करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या और किस प्रकार से होती है। यह जो भारत का नक्शा है, हम इसको संक्षेप में आगे चल के हम आपको शॉर्ट में केवल इशारा करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसको आपको यह याद होगा। हम अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे जूम करके दिखा रहे हैं, यह भारत का नक्शा है। आप याद रखेंगे, यह वाला सेक्शन आपका लद्दाख है, ये वाला सेक्शन लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, इसके नीचे में राजस्थान है। और नीचे यदि आएंगे तो आप इसको जो ये पश्चिम साइड से देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है, यहाँ पे गुजरात है, उसके नीचे में महाराष्ट्र है, उसके नीचे कर्नाटक है और उसके ठीक बगल में थोड़ा सा इलाका गोवा का है और उसके जब नीचे जाएंगे तो केवल केरल हमें दिखाई देता है। यदि हम दूसरे साइड की बात करें, पूर्व साइड की बात करें, तो भारत का जो जलवायु का जो समझना है, इसमें आपको पूर्व भारत के जो पूर्व बंगाल के खाड़ी की तरफ का साइड है, बंगाल के खाड़ी की तरफ साइड में भी आपको कुछ राज्यों के नाम आते हैं। कम से कम 4 राज्यों के नाम आपको याद रखना। यहाँ पे तमिलनाडु है, ये वाला आपका आंध्र प्रदेश है, इसके ऊपर में उड़ीसा है और इसके ऊपर में बंगाल है। इसे आप याद रखेंगे। तो हम आपको कुछ बिंदुओं को इशारा कर दिया। अब हम चलते हैं पहले पेज की तरफ और हम पॉइंट को समझते हैं कि आज का जो हमारा पीडीएफ है, पीडीएफ की कुछ बातों को समझते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है ये मौसम। मौसम क्या होता है? मौसम को अंग्रेजी में वेदर कहते हैं। वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। वायुमंडल में होने वाले अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ये मौसम क्या है? वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। जैसे अभी आपके पास सामान्य सा मौसम है, यदि अचानक बारिश होने लगे तो आप अपने मित्रों को, परिवार में क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी कपड़ा उतारो, बारिश होने लगी, मौसम बदल गया है। यह अचानक परिवर्तन हो गया, अचानक बदलाव हो गया। तो वायुमंडल में जो अचानक बदलाव होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। आते हैं जल ऋतु के बारे में। ऋतु को अंग्रेजी में सीजन कहते हैं। एक निश्चित समय पर होने वाले क्रमिक रूप से जो परिवर्तन होता है, साइक्लिक चेंज होता है, उसे हम लोग ऋतु कहते हैं। ऋतु को आप ऐसे समझिए कि ये क्रमिक रूप से होता है। जैसे अभी बसंत ऋतु है, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु शुरू होगा, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु होगा। ये क्रमिक रूप से होता है। गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद जाड़ा, जाड़ा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, के बाद शीत होती है। ये क्रमिक रूप से होता है, क्रम से होता है। तो इसे हम लोग ऋतु कहते हैं, साइक्लिक चेंज में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका जलवायु। जलवायु मौसम का ही एक व्यापक रूप है। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी बड़े क्षेत्र में तापमान, वायुदाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का जो कम से कम 30 वर्षों का औसत के अध्ययन को हम लोग जलवायु कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग होती है। जलवायु क्यों अलग अलग होती है, हम इसको इसी वीडियो में कुछ देर में बाद में देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद आपको जलवायु पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको याद कराने की गारंटी लेता हूँ, लेकिन आपसे
रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। तो जलवायु क्या है? किसी भी मौसम का व्यापक रूप में, किसी भी जलवायु जो है मौसम का ही व्यापक रूप है। और दूसरे शब्दों में कहते तो किसी बड़े इलाका में, किसी बड़े क्षेत्र में तापमान, वर्षा और वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों का जो औसत अध्ययन है, उसे हम लोग जलवायु के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, और स्कूल में जो पुराने आपके गणित के शिक्षक हैं वो रोज आते हैं, पढ़ाते हैं, अपनी स्टाइल में पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। एक नए टीचर आते हैं और आप उनसे बातचीत करते हैं, टीचर आपको गाल में सटाक से एक थप्पड़ मारता है, गाल आपका लाल हो जाता है। यानी कि आप उस टीचर के प्रति अपनी नज़रिया को चेंज कर देंगे और आपका जो गाल लाल होगा वो अचानक गाल लाल हो जाएगा। जो गाल सुंदर सुंदर था वो लाल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ आपके गाल में परिवर्तन हुआ, अचानक परिवर्तन हुआ। ऐसा ही परिवर्तन वायुमंडल में भी होता है, और वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। अभी शांत है, हो सकता है कुछ देर में अंधेरा होने लगे, बारिश होने लगे। तो इस यानी कि वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मौसम के बाद भारत की जलवायु। ज्योग्राफी में यानी भूगोल विषय में गर्मी को उष्ण कहते हैं। कटिबंध मतलब क्षेत्र होता है, गर्मी को उष्ण कहते हैं, और कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है। हम इसको समझते हैं। आपके सामने में हम अभी वर्ल्ड मैप रखे हुए हैं। इस वर्ल्ड मैप को यदि आप थोड़ा जूम करके देखें तो कुछ बात आपको समझ में आएगा। आप बहुत सी चीज़ जानते हैं, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा याद दिलाना जरूरी समझता हूँ। ये जो बीच वाला भाग है ये कर्क रेखा नहीं है, यह विषुवत रेखा है। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखा को कितना डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा के ऊपर की ओर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे की ओर को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आपको यह बात समझ में आ गया होगा। ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे की ओर को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी में आपका भारत भी है। यदि ऊपर से नीचे एक लाइन खींचा जाए तो इसे हम लोग देशांतर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा, बाएं से दाएं खींचा जाए अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। बाएं से दाएं जो ग्लोब पर खींचा गया लाइन है इसे हम अक्षांश रेखा कह रहे हैं, भूमध्य रेखा बीच वाले को कह रहे हैं। यह एक काल्पनिक रेखा, वास्तविक में जमीन पे कहीं खींचा हुआ नहीं है। और ये जो बीच वाला लाइन आप देख रहे हैं इसका नाम देशांतर रेखा है। और भारत का पोजीशन यहाँ पर है। और आपको पढ़ाया गया होगा, बस आप जानते होंगे, नक्शा में दायां पूरब, बायां पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण होता है। हम इसको एक गाना की तरह से कहते हैं, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, दायां पूरब बायां पश्चिम। ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, दायां पूरब बायां पश्चिम। हमेशा किसी भी पॉइंट से शुरू करेंगे, इस बात को आप याद रखिए। अब हमारा भारत कहाँ है? इस वाले सेक्शन में है। ये तो हमारा उत्तरी भाग है, नॉर्थ भाग है, उत्तरी भाग है। ये वाला आपका पूर्वी भाग है। तो भारत तो इसके बीच में है, इसे हम लोग उत्तर पूरब कहेंगे। भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूरब में स्थित है। अब विषुवत रेखा में आपको यह भी पता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। इसके बीचों बीच ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाला भाग है विषुवत रेखा पर और कर्क रेखा तक, मकर रेखा तक सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। ये जो बीच वाला भाग है, इस भाग में सीधी रोशनी पड़ने के कारण गर्मी भी अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ती है किस भाग में? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में भाग में गर्मी अधिक पड़ती है। और आप जानते हैं कि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, हवा गर्म होने के बाद हल्की होती है और ऊपर उठती है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच में इलाका है, जो भी क्षेत्र है, ये बात सूरज की गर्मी से गर्म होती है और यहाँ की हवा ऊपर उठती है
और वायुदाब भी कम, जैसे गर्म होगा वायुदाब कम हो जाता है। तो इस इलाके में जो गर्मी अधिक पड़ती है, इसीलिए इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो आपको याद रखना है, भारत जो है किस इलाका में पड़ता है, उष्णकटिबंधीय इलाका में पड़ता है। यदि पूछा जाए भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय, उष्ण माने गर्म, कटिबंधीय माने क्षेत्र, और मानसूनी जलवायु कहलाती है। अब मानसून के बारे में जानते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब के विद्वान थे, उनका नाम अल-मसूदी था, उसी ने किया था। परीक्षा में कई बार पूछा है मानसून शब्द का पहला प्रयोग किसने किया है, उत्तर होगा अल-मसूदी ने किया है। किसने किया है? अल-मसूदी ने किया है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी भाषा से हुई है, और ये मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी भाषा से हुई है और मौसम शब्द से हुई है। और मानसून शब्द का अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन। मानसून का क्या अर्थ होता है? मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन, ये मानसून कहलाता है। तो किसी भी देश की जो जलवायु है कई चीज़ों पर निर्भर करती है। वैसे इसका एक शॉर्ट फॉर्म है लैंड्स फॉर्म, वो एक फार्मूला है, उससे भी याद रखते हैं। लेकिन शॉर्ट में यदि हम बात करें कि देश की जो जलवायु है वह ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, कितना ऊंचाई पर है, पहाड़ों की स्थिति पर निर्भर करता है, उस स्थान का समुद्र से कितना दूरी है उस पर निर्भर करता है, और वो किस अक्षांश में पड़ता है उस पर भी निर्भर करता है। आप यदि इसी को देख रहे हैं तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गर्मी अधिक पड़ेगी, इसका नाम हो गया उष्णकटिबंधीय। इसके ठीक ऊपर में, इसको हम एक अलग रंग से दिखाना चाह रहे हैं, ये ऊपर में, ये जो ऊपर में देख रहा है, और यह नीचे में, इसको हम लोग शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। ये वाला भाग हम जिसको अभी रंग रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यानी कि कर्क रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री, और उसी तरह से मकर रेखा से और 66.5 डिग्री के बीच जो इलाका पड़ता है, यह भी आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यदि इसको और थोड़ा ऊपर देखिएगा, और थोड़ा ऊपर देखिएगा, तो ये जो ऊपर वाला भाग है, जो हरा रंग का अभी हम रंगते रंगते ढक रहे हैं, ये वाला भाग आपका शीत कटिबंध कहलाता है। तो आपको याद क्या रखना है, इस बात पे आते हैं। तो भारत का जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो फिर आसानी से आपको समझने में बहुत सहूलियत होगी। एक शब्द है वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो। ये रेन शेडो होता क्या है, इसको समझते हैं। आप देखिए, बारिश होने का मुख्य कारण है समुद्र से, नदियों से, विभिन्न जगहों से जो जल है वो गर्म होकर वाष्पन की क्रिया के द्वारा जब हवा में पहुंचता है, जलवाष्प बन जाता है, जिसे आप मेघ कहते हैं। और वह मेघ जब किसी से टकराता है तो वह संघनित होकर पानी का रूप ले लेता है, संघनित होकर पानी का रूप ले लेता है, और वो नीचे की ओर आने लगता है। याद रखिएगा, ये जो आप बादल देख रहे हैं, ये बादल बारिश के रूप में नीचे की ओर आ जाता है। ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई बादल का क्षेत्र था, बारिश का क्षेत्र था, मेघ था, ये मेघ था, ये भी मेघ था, और ये किसी पहाड़ से टकरा गया, पहाड़ से टकरा गया और बारिश हो गई। तो इस बगल में लगभग में जिधर टकराता है उधर 85% बारिश हो जाती है, जिधर टकराता है उधर लगभग 85% बारिश हो जाती है। याद रखना है। अब दूसरे वाले भाग में तो कम वर्षा होगी। क्यों कम वर्षा होगी? क्योंकि ये जो टकराया है, टकराने के कारण से सारा वर्षा लगभग में इधर हो जाता है। शेष जो 15% बचता है, करीब 13% तक दूसरे बगल वर्षा होती है। यानी कि पहाड़ के दूसरे साइड, एक साइड में वर्षा अधिक होती है, ध्यान दीजिए, एक साइड में वर्षा अधिक होती है, ये इस साइड में वर्षा अधिक होती है, लेकिन दूसरे साइड में जो वर्षा होती है वो कम होती है। वो दूसरे साइड की जो वर्षा होती है वो कम होती है, इस बात का ध्यान रखना, वर्षा कम होगी। तो जिस साइड वर्षा नहीं पहुंच पाता है, बादल की बूंदें, बारिश की बूंदें, मेघ की बूंदें नहीं पहुंच पाता, उस इलाका को, उस क्षेत्र को हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं।
वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, रेन शेडो के नाम से जानते हैं। रेन शेडो मतलब पहाड़ के दूसरे बगल जिधर हवाएं नहीं पहुंच पाती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे, विद्यार्थी, अभिभावक, गार्जियन, माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो मिल सके। फेरल साहब ने कुछ नियम दिया था, हम उस नियम को समझते हैं। फेरल साहब ने नियम क्या दिया था? भूगोल के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने फेरल साहब ने नियम दिया था। नियम क्या दिया था ध्यान दीजिएगा। यह जो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा है, उस विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में हवा थोड़ा सा चलता है और दाएं मुड़ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ जाता है। आप जब इधर ऊपर की ओर चलेंगे तो आपका दायां इस दिशा में होगा, जब आप इधर नीचे की ओर चलेंगे तो आपका बायां इस दिशा में होगा। तो याद रखना है, फेरल साहब ने क्या बताया था कि धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली जो हवाएं हैं वो पृथ्वी के गति के कारण से उत्तरी गोलार्ध में दाहिना ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बायां ओर मुड़ जाती है। फेरल का यही नियम है। फेरल का क्या नियम बताया गया कि धरातल पर, जमीन पर, भूमध्य रेखा पर मुख्य रूप से चलने वाली जो हवाएं हैं वो पृथ्वी गति के कारण से उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ जाती है, यानी इस दिशा में मुड़ जाती है। अब इसके बाद हम लोग एक नई चीज को समझते हैं, इसका काम क्या है। भारत में मानसून, भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में आता है और सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराता है, 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। हम अभी आपको क्या बता रहे थे कि सूरज की जो गर्मी पड़ती है वह गर्मी किस भागों में सबसे ज़्यादा पड़ जाता है? ये कर्क रेखा और मकर रेखा वाले भागों में। किस भागों में? कर्क रेखा, मकर रेखा वाले भागों में गर्मी अधिक पड़ जाती है। इस भागों में जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ की हवाएं गर्म हो उठती है। और आप ध्यान दीजिए, ये आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। यहाँ जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के दाएं तरफ यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर तरफ हवाएं जो गर्म होगी तो वो सबसे पहले कौन टच करेगा? भारत का जो बिंदु है ये भारत है आपका, और ये आपका विषुवत रेखा है। गौर कीजिए, ये विषुवत रेखा है, यहाँ से हवा चलेगा और ये दाहिना ओर मुड़ जाएगा। इसका मतलब अब आप याद पाड़िए इस जगह पे कौन सा इलाका है, यानी कि इस क्षेत्र में जो हवाएं गर्म होगी वो ऊपर उठेगी हवा गर्म होने से, और वो फिर उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के हिसाब से दाईं ओर मुड़ेगी। तो ये वाला दाईं ओर मुड़ेगा तो ये तो दूसरा देश चला जाएगा, यहाँ भी उड़ेगा दूसरा देश चला जाएगा, या जाने में समय लगेगा। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? सबसे पहले पहुँचेगा केरल में। ये वाला जो नक्शा है आप याद पाड़िए, ये भारत का नक्शा का ये सबसे छोटा भाग है, इसको हम लोग केरल कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है? भारत के केरल में पहुँचता है। और इस साइड में जो घाट है उसका नाम है मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ पहुँचता है? मालाबार तट पे। कहाँ में किस राज्य में? केरल में है। यही पॉइंट याद रखना है कि भारत में जो मानसून है गर्मी पड़ने के बाद जो है जून महीना, जून के पहले सप्ताह में मानसून आता है, केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। और इसके बाद क्या होता है? मानसून फैल जाता है, हम इसको और विस्तार से समझते हैं। भारत में जो मानसून है किस दिशा से आता है? ये आपका विषुवत रेखा है, हवा यहाँ से गर्म होके दाहिना ओर मुड़ेगा, केरल की ओर जाएगा, केरल तक पहुँचेगा। गौर कीजिएगा, ये जो केरल पहुँचेगा, केरल में ये दिशा कौन सा होगा? हवा जब बहेगी, पवन जब बहेगा तो ये कौन सी दिशा होगा? ये दिशा होगा आपका दक्षिण पश्चिम, यानी हवा जिस दिशा से आती है उसी का नाम होता है। तो केरल के लोग बोलेंगे हवा किस दिशा से आ रही है? दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है।
और आपको याद होगा नक्शों में 8 प्रकार की दिशाएं होती है, दिशाएं में से 10 होती है। हम अभी वो बताए भी थे आपको, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां पूरब, बायां पश्चिम। और इस दिशा से यदि कोई चीज़ जाएगा तो इसका नाम होगा दक्षिण पश्चिम, और इस दिशा से आएगा तो उसका नाम होगा उत्तर पूर्व। तो हम फिलहाल केरल को समझ रहे थे, तो हवा दक्षिण केरल के पास इस दिशा में आता है, इसका नाम होता है दक्षिण पश्चिम। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत में जो मानसून आता है वो किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। कब आता है? जून के पहले सप्ताह में आता है। कहाँ आता है? केरल राज्य में आता है। केरल में कहाँ? मालाबार तट पे आता है। अब इनके बाद होने के बाद यहाँ पे मानसून जब आती है तो ये मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है। मानसून का जो हवा उठती है वो यहाँ से उठता है, केरल आता है, और केरल में होने के बाद यहाँ से मानसून एक भाग इधर भाग जाता है और एक हवा इधर आ जाता है। अब इस दिशा में क्यों आता है इसको भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। यहाँ पर भी छोटे छोटे पहाड़ हैं, हम आपको अगले स्लाइड में दिखाते हैं। यह भी भारत का नक्शा है। तो हम अभी तक बात किए थे कि मानसून जब आती है सबसे पहले केरल के पास आती है। तो अभी हम पहले आपको शुरू में ही, वीडियो शुरू करने से पहले ही भारत का नक्शा बताए थे, और कुछ पहाड़ियों के बारे में हम कुछ बात करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये आपका, ये पहाड़ आपका जिसको हम तीर से दिखा रहे हैं, ये पश्चिमी घाट है। और इस दिशा में जो देख रहे हैं यह पूर्वी घाट है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये झारखंड के पास है, इसको राजमहल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ये जो बीच में आप बाग देख रहे हैं यह आपका विंध्याचल पर्वत है, और उसके ठीक नीचे में जो समांतर लाइन देख रहे हैं यह आपका सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। और इस साइड से यदि देखें तो ये वाला भाग, जो काला वाला भाग है, राजस्थान के पास है, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और ये गुजरात में यदि देखिएगा तो यहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, इसको गिर पहाड़ियाँ कहते हैं। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये वाला भाग है जो हिमालय पहाड़ियाँ हैं। और इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी, मिजोरम में भी पहाड़ है, मेघालय में भी पहाड़ है, इसको याद रखना है। तो पहाड़ी हम अभी भी बात किए थे कि जब बादल पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा कराती है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? अरब सागर में सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमने क्या बताया कि अरब सागर की जो शाखा है, जो हवा, जो मानसून इस दिशा में चलता है, वो सबसे पहले कहाँ टकराता है? पश्चिमी घाट में टकराता है, फेरल के नियम के हिसाब से। और यहाँ पे टकराने के बाद वर्षा कराती है। कहाँ वर्षा कराती है? केरल में भयंकर वर्षा कराती है। अब याद पाड़िए, केरल के बाद जो बारिश होगी यहाँ पे आपका केरल हो गया। तो केरल के बाद किधर बहेगा? ये पहाड़ के समांतर जाएगा। केरल के बाद आपका कर्नाटक आता है। कर्नाटक के बाद यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आता है, छोटा सा भाग गोवा भी है। और महाराष्ट्र के बाद आपका क्या आता है? यहाँ पे गुजरात आता है। तो महाराष्ट्र के जो 2 भाग हैं, ये बीचों बीच जो पश्चिमी घाट है इस साइड में, यानी कि दूसरे साइड में, पहाड़ के दूसरे साइड में, यहाँ तो नहीं पहुँच पाता है। जहाँ नहीं पहुँच पाता वहाँ बारिश नहीं होती है। आप पेपर में, टीवी सब में देखते हैं मुंबई में बहुत भारी बारिश हुई। तो ये वाला भाग, यानी कि महाराष्ट्र का जो पहाड़ का पश्चिमी भाग, उधर बारिश हो जाती है। और दूसरे साइड तो बादल नहीं पहुंच पाता, इसीलिए बारिश नहीं होता है। महाराष्ट्र का एक भाग में भयंकर बारिश होती है और दूसरे वाले लाल वाले भाग में बारिश नहीं हो पाती है। यह जब गुजरात तक पहुंचता है जो हवाएं, यह हवा बहते हुए यहाँ भी लगभग 3 भागों तक बढ़ जाता है। एक भाग इस दिशा में जाता है, एक हवा इधर जाता है, और एक हवा इधर जाता है, यानी कि गिर पहाड़ी की तरफ। जो मानसून हवाएं हैं वो 3 भागों में बढ़ जाता है, ध्यान रखने जाएगा।
तो जो हवाएं गिर के ओर जाती हैं, गिर गुजरात में है और ये बहुत बड़ा जंगल भी है, गिर पहाड़ियाँ भी है। जो हवाएं गिर से टकराती हैं इस साइड में वर्षा करा देती है, यानी कि दक्षिण भाग में, और गिर पहाड़ी चूँकि वो टकराती है और दूसरे साइड में सूखा पड़ जाता है, दूसरे साइड में सूखा पड़ जाता है, इस साइड में सूखा पड़ जाता है। इसको हम अलग रंग से दिखाते हैं। ये वाला भाग में आपका सूखा पड़, सौराष्ट्र की तरफ जो है ये गिर पहाड़ी के उत्तर तरफ सौराष्ट्र है और दक्षिण तरफ जो है आपका अधिक बारिश होती है और उत्तरी भाग में कम बारिश होती है। अब हवाएं कहाँ तक पहुँचता है, ये राजस्थान में देखिए, ये जो अरावली की पहाड़ी इसी के समांतर हवा बहने लगती है। अब चूंकि हवा बह जाता है, टकराने के लिए, हवा को रोकने के लिए कोई माध्यम नहीं है, तो हवा टकराते हुए टकराने का माध्यम नहीं है, वो बढ़ जाता है। राजस्थान में बारिश नहीं होती है, हल्का फुल्का बूंदाबूंदी होती है और आगे की ओर चले जाता है। राजस्थान के ऊपर जाते हैं तो पंजाब है, ऊपर में जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे हिमालय है। तो हिमालय के पहाड़ से जब टकराएगा तो फिर वहाँ जम्मू कश्मीर की तरफ भी बारिश होती है। और ये ऊपरी वाला भाग में लेह लद्दाख है, यहाँ पे 4 पहाड़ियाँ, हिमालय का जो समांतर श्रेणी है ये 4 भाग में है। अब स्वाभाविक सी बात है, आप अंदाज लगा लीजिए, ये 4 भाग है, तो जो हवा टकराती है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होते होते बहुत कम हवा ही लेह लद्दाख तक पहुंचता है। इसीलिए सबसे कम बारिश जो होती है, नहीं के बराबर जो बारिश होती है, वो लेह लद्दाख में होती है, क्योंकि वहाँ तक हवाएं नहीं पहुंच पाती है या कम पहुंच पाती है। हम बता रहे थे आपको कि अरब सागर के साइड से जो हवा बहती है वो एक हवा इधर भी जाता है। अभी हम आपको क्या बता रहे थे कि ये वाला जो भाग है, पहाड़ है, इस पहाड़ी का नाम क्या बताया था मैंने, विंध्याचल पहाड़ी, और इस पहाड़ी का नाम क्या बताया था, सतपुरा की पहाड़ी। तो इसके बीच में जो मानसून आता है, इसके बीच में जो मानसून आता है वह क्या होता है, वह मानसून हवाएं इसी बीच में टकराते हुए, इसी में बहते हुए, हवाएं टकराते हुए बहते हुए इसी में पहाड़ी में, इसी पहाड़ी में बीच में रह जाता है और भयंकर बारिश कराती है। यहीं पर इसी पहाड़ी के 2 पहाड़ियों के बीच में एक जगह अमरकंटक है, अमरकंटक है, और वहीं से नदियाँ भी निकलती है और पानी बहती है। नाम सुने होंगे आप, नर्मदा नदी, हर हर गंगे हर हर नर्मदे, हर हर छिपरे। तो अमरकंटक से एक नदी निकलती है, वो नदी 2 पहाड़ी के बीच में है, एक हो गया आपका विंध्याचल पर्वत और एक हो गया आपका सतपुरा की पहाड़ियाँ। सतपुरा में घना जंगल भी है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल भी है, आपको ये जानकारी है। हम वापस चलते हैं। तो ये जो बारिश होती है, यहाँ पे नदियाँ बहती, नदी का नाम क्या बताया गया, नर्मदा नदी, याद रखिएगा। कौन सा नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है। कितने राज्यों से गुजरती है यह नर्मदा नदी, 3 राज्यों से गुजरती है। पहला हो गया आपका मध्य प्रदेश, MP बोलते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को MH लिख रहे हैं। नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 3 राज्यों से। कौन कौन से राज्य होंगे, मध्य प्रदेश से बहते हुए नर्मदा नदी गुजरात, और फिर महाराष्ट्र से अरब सागर में जाके, मोहना में जाके गिर जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। तो इस बीच में भारी बारिश कराती है, ये भी मानसून के कारण होती है। अब हम दूसरी शाखा की ओर बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ये बंगाल की खाड़ी आपको ये पता है, ये वाला जो साइड है बंगाल की खाड़ी कहलाता है, बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। आपको यह भी पता होनी चाहिए, बंगाल के खाड़ी के तरफ से 4 तटीय राज्य हैं। हम आपको शुरू में बता दिए थे, सबसे नीचे में तमिलनाडु है, उसके ऊपर में आंध्र प्रदेश है, उसके ऊपर उड़ीसा और उसके ऊपर में बंगाल है। 4 तटीय राज्य हैं बंगाल के खाड़ी की तरफ से, अरब सागर की तरफ से 5 राज्य हैं। तो आपको याद क्या रखना है, बंगाल की खाड़ी
वाली शाखा सीधी जाकर टकराती है कहाँ से? मेघालय में गारो खासी जयंती पहाड़ी है। यहाँ पे 3 पहाड़ी का हम सिंबल दिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा। मेघालय की जो पहाड़ी है ये पहाड़ी भी है और इसी नाम से जनजाति भी है, एक प्रकार का आदिवासी है, जनजाति है। हम लोग बोलचाल की भाषा में सौतार के नाम से भी जानते हैं। तो मेघालय की कौन कौन पहाड़ी बोले, मेघालय में किन कौन पहाड़ी नाम बोला? गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ी भी है, ये 3 आदिवासी क्षेत्र भी है। तो ये हवाएं जो चलती है यहाँ से चलती है, किससे टकराती है? ये हवाएं किससे टकराती है? गारो, खासी, जयंती पहाड़ियों से टकराती है, यहाँ से यहाँ तक आती है और इस पहाड़ी से टकराती है। गारो, खासी, जयंती 3 भाग में ये 3 पहाड़ियाँ हैं और इन भागों से क्या होती है? टकरा जाती है। ये तीनों पहाड़ी जो है दरअसल कीप के जैसा है, जिसको आप लोग टीप कहते हैं। टीप, आप टीप ऐसे देखे ही होंगे, तेल डालने के लिए डीलर के पास जो रहता है टीप। ये तीनों पहाड़ी लगभग कीप के आकार का है। परिणाम यह होता है कि जो हवाएं बंगाल की खाड़ी के बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाके से जाता है और वो जो गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ जो है इस तीनों पहाड़ में आके घूमने लगता है और भयानक बारिश कराती है। इतनी भयानक बारिश कराती है कि दुनिया में इतनी वर्षा कहीं नहीं होती है। और याद होगा आपको, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। मेघालय के मौनीसरम में होती है, चेरापूंजी में होती है। क्यों होती है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती है वह गारो, खासी, जयंती पहाड़ी तीनों कीप के आकार का है और वो घूमते रहती है, बराबर बारिश कराती है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में मौनीसरम में चेरापूंजी में होती है। और क्यों होती है? क्यों का उत्तर होगा क्योंकि वहाँ पे 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ हैं और उनकी कीप जैसी आकृति होने के कारण से मानसून इसमें फंस जाता है और खूब वर्षा कराता है। कुछ मानसून असम, अरुणाचल प्रदेश में ही बारिश कराता है। मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराती है और बाईं ओर घूम जाती है। एक शाखा जो है गारो पहाड़ी से टकराती है और ये बाईं ओर घूम जाती है, यानी कि ये झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की ओर चल देता है। अंत में अरब सागर वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दोनों मिल जाती। यहाँ से हम बता रहे थे आपको पंजाब तक, अरब सागर के साइड से जो आवाज़ आ रही थी, जो आवाज़ केरल से शुरू हुआ था, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए राजस्थान में बिना बारिश कराए ऊपर चला गया, ये पंजाब तक पहुंचता है और तब तक में ये भी पहुंच जाता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा आती है और अरब सागर वाली शाखा आती है, दोनों पंजाब में जाके मिल जाता है और पंजाब में बारिश कराती है। तो एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा है कि किस राज्य में बंगाल वाली मानसून और अरब सागर वाली मानसून दोनों मिलकर बारिश कराती है? उत्तर होगा पंजाब में। दोनों मिलकर पंजाब में थोड़ी सी बारिश कराते हैं, पंजाब में मिलकर बारिश कराते हैं, दोनों मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानसून का सबसे अधिक बारिश भारत में ही होती है और भारत में लद्दाख की तरफ। अब मानसून का लौटना समझते हैं। सितंबर के महीने तक में सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती है और जिसके कारण से यहाँ पर वायुदाब कम होने लगता है। सीधी पड़ने के कारण से सितंबर तक में वायुदाब कम हो जाता है। इसी कारण से इसे हम लोग भारत से मानसून का लौटना कहते हैं, लौटती मानसून कहते हैं। अब लौटती मानसून जब होती है तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात, उड़ीसा और लौटने के क्रम में जब ये मानसून लौटने लगता है, ये मानसून जब लौटने लगता है तब उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है, तूफान होती है। और चूँकि चक्रवात के बाद ये बहते हुए आ जाता है तमिलनाडु में आके भयानक बारिश कराती है। तमिलनाडु में आके लौटती मानसून से भारी बारिश होती है। ध्यान रखिएगा। यानी कि अब इसकी दिशा क्या हो गई, हम दिशा को यदि समझना चाहें तो गौर कीजिए। यदि यहाँ से शुरुआत, ये कौन सी दिशा हुई? ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। ये किस दिशा से आ रहा है? उत्तर दिशा। ये हो गया उत्तर और ये हो गया आपका पूरब। उत्तर पूरब मानसून से आपको उत्तर लौटती मानसून की दिशा होती है उत्तर पूरब, और उत्तर पूरब से जो है
बहुत अधिक बारिश होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में कहाँ? चेन्नई में होती है। और आपको पता है ही कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मौनीश्वरम में होती है। और सब मौनीश्वरम कहाँ पे है? ये वाला भाग जो है। और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। इस लौटती मानसून से सबसे अधिक बारिश चेन्नई में होती है। अगले स्लाइड में चलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में समझते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? ठंड के दिनों में भूमध्य सागर में जो पानी है, ये वाला जो भूमध्य सागर आप देख रहे हैं, ठंड के दिनों में भाप बन के ऊपर उठता है। परिणाम यह होता है कि पश्चिम की ओर से, किधर से? पश्चिम की ओर से हवाएं आती है। पश्चिम की ओर से हवाएं आती है। इसी हवा को हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। हवा को क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और वो कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से पश्चिम की तरफ से हवाएं बहती है। वह बादल को भारत, अब ये हवाएं जब आती है तो अपने साथ बादल को भी लाता है। ये बादल भारत तक भी पहुंचता है। और भारत का जो ये वाला भाग है, इसको हम लोग भारत का पश्चिमी भाग कहते हैं। हम आपको पहले ही बताएं, यहाँ पे राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे राजस्थान में जो है आपका अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और ये इधर से आता है तो यहाँ पे टकराने का तो पूरा ही चांस है। हवा इस दिशा में आती है और यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरब सागर से जो जा रहा था समुद्र जाके चला गया, लेकिन भूमध्य सागर से जो आ रही है हवा, वह किससे टकराएगा? वह टकराएगा आपका अरावली की पहाड़ियों से। और इसी के साथ कुछ भाग पंजाब में और हरियाणा में वर्षा होती है। और ये जब बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी होती है, जो भारत का इलाका है। कुछ भागों में बारिश होती है, कुछ भागों में बर्फबारी होती है। इसकी सूचना आपको टीवी पेपर के माध्यम से होती है कि पंजाब में बारिश हो रही है, हरियाणा में बारिश हो रही है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। और उसी कारण से होता है। कुछ पॉइंट को याद रखेंगे। पॉइंट ये याद रखना है कि जो जेट स्ट्रीम था, हम उसको समझते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। पंजाब में जो वर्षा होती है भूमध्य सागर के कारण से, जो वहाँ से आती है, उसको हम लोग बोलते हैं रबी की फसल का टॉनिक। यह प्रश्न कई बार पूछा है कि पंजाब में रबी फसल का टॉनिक किसे कहा गया है? पश्चिमी विक्षोभ को कहा गया है। और राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट के नाम से जानते हैं। हम आपको अभी भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इतना बड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। यहाँ पे जो राजस्थान वाला है, यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ बारिश को, भूमध्य सागर से जो हवा आती है उसको रोक के हल्का बारिश कराती है, और इसे मावट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है इसको। क्या बोला जाता है इसको? मावट। कुछ अम्र वर्षा के बारे में जानते हैं। ये अम्र वर्षा किसे कहते हैं? मार्च और अप्रैल के महीनों में मानसून होने से पहले बिहार और पश्चिमी बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जो आम के फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसे मैंगो साबर के नाम से भी जानते हैं, अम्र वर्षा के भी नाम से जानते हैं। कब होती है? मार्च अप्रैल महीनों में होती है। बिहार में इसे अम्र साबर के नाम से जानते हैं। और ये कर्नाटक की तरफ भी होता है, उसे वहाँ भी मैंगो साबर के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन अब की बार बीपीएससी में भी पूछा हुआ था। तो आपको याद रखना है कि मार्च अप्रैल में अम्र वर्षा होती है बिहार में। जब यही वर्षा बंगाल में होती है, जो बांग्लादेश अभी वर्तमान में कुछ भाग है बंगाल, यानी कि बांग्लादेश की हम बात करना चाह रहे हैं। बांग्लादेश को जब देख रहे हैं तो ये बांग्लादेश, गौर कीजिएगा, बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश में जो है वहाँ के लोग रेन हार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। रेन हार्वेस्टर के नाम से जानते हैं बांग्लादेश इस अम्र वर्षा को। आप यदि नक्शा को याद किए होंगे तो आपको याद होगा, एक राज्य त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से 3 बगल से घिरा हुआ है। कितने भाग से? 3 भागों से घिरा हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम लोग
इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे आसानी से टिक करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि 5 मिनट के अंदर में आप सारे क्वेश्चन को कर देंगे। हम क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब के विद्वान के द्वारा किया गया? किस अरब के विद्वान के द्वारा किया गया? ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये है, किस विद्वान के द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? अल मसूदी। अल मसूदी ने सबसे पहले इसका जिक्र किया था। अल मसूदी। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सूखा स्थान यानी वर्षा जो कम होती है उसी को सूखा कहते हैं। बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, लेह है। आप नक्शा याद पाड़िए, नीचे से शुरू करते हैं। नीचे में क्या था? केरल, उसके ऊपर कर्नाटक, उसके ऊपर महाराष्ट्र, मुंबई, यहाँ भी बारिश होती है। दिल्ली में भी बारिश होती है। बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ भी बारिश होती है। लेकिन लेह लद्दाख में बारिश कम होती है, इसी को तो सूखा स्थान कहते हैं। तो निम्नलिखित में सबसे अधिक सूखा स्थान कौन होगा? लेह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, ध्यान दीजिएगा, मानसून की शुरुआत की बात बोल रहा है। तो सबसे पहले किस में प्रवेश करता है? उत्तर क्या होगा? केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? केरल में। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखा में बारिश होती है? हम इसको चर्चा कर चुके हैं। देश के किस भाग में दोनों बारिश मिलती है? सही उत्तर क्या होगा? पंजाब में। पंजाब में दोनों बारिश मिलता है, दोनों शाखा मिलती है, एक अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पश्चिम वर्षा, शीतकालीन वर्षा। वर्ड पे गौर कीजिए, शीतकालीन वर्षा का कारण पूछ रहा है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत के समय में जो वर्षा होती है उसके क्या कारण है? यदि उसकी हम बात करें, उसका कारण होगा पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागर से आता है। सही उत्तर पश्चिमी विक्षोभ होगा। मौनीश्वरम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्यों होती है? यह छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ी है वो कीप क्या आकृति का है। यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, 3 पहाड़ी के नाम पे जनजाति का भी नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा, मैंगो साबर क्या है? मैंगो साबर है आपका बंगाल और बिहार में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा का नाम है आम्र वर्षा। बांग्लादेश में इसे हार्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। पहले क्या रहा है? किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? केरल से होती है। और केरल, जब आप नक्शा बनाते हैं भारत का इस प्रकार से, ये वाला भाग आपका केरल है और ये वाला भाग आपका तमिलनाडु है। तो यहाँ पे जो पहाड़ी था, तो दक्षिण पश्चिम मानसून तो इस दिशा में चली जाती है। तो वर्षा कहाँ नहीं कराती है? तमिलनाडु में नहीं कराती है, क्योंकि इस दिशा में पंजाब में भी बारिश कराता है, कर्नाटक में भी कराता है, राजस्थान में भी हल्का कराता है। तो कहाँ वर्षा नहीं होती है? तो कहाँ वर्षा नहीं होती? उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर आप किस पर लॉक करेंगे? आपका उत्तर होगा बी नंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ नहीं होती है? तमिलनाडु में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। भारत को लगभग 85% जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। दक्षिण पश्चिम मानसून से पूछता है, बारिश होती है, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में सबसे कम वर्षा होती है?
सबसे कम वर्षा की बात हो रही है अब दक्षिण पश्चिम के कारण से। यदि आप इस नक्शा को याद पाड़िए तो कुछ इस प्रकार से भारत का नक्शा बना हुआ था। यहाँ पे केरल था और इधर तमिलनाडु था। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा इस साइड से भी होती है, तो कलकत्ता में भी होती है। बंगाल दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा इधर भी आती है। मंगलौर, बंगलौर, भेल्लौर, मंगलौर, बंगलौर, भेल्लौर, ये 3 नाम याद रखिएगा, सब एक ही जैसा सुनने में लगता है। मंगलौर, बंगलौर, भेल्लौर, ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ भी वर्षा होती है, दिल्ली में भी वर्षा होती है, कोलकाता बंगाल में भी वर्षा होती है। तो वर्षा कम कहाँ होती है? चेन्नई में वर्षा बहुत कम होती है दक्षिण पश्चिम के कारण से। लौटती मानसून से वहाँ होती है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका क्या कारण है? स्थानिक पवन नहीं होगा इसका उत्तर, लौटती मानसून भी नहीं होगा। शीत के समय में सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से शीतकालीन वर्षा होती है जम्मू कश्मीर में, और उत्तराखंड में बर्फबारी होती है जो भूमध्य सागर से आता है। इस प्रकार से यह बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, और 1-2 बार इसे रिपीट करके देख लेंगे तो आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप भारत का नक्शा ज़रूर याद कर लेंगे ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।